हेलो बच्चों, आप सभी को मेरा नमस्कार। कंप्लीट बायोमोलिक्यूल 20 मिनट्स के अंदर। यस, बिल्कुल सही सुना आपने। तो मेरी कोशिश रहेगी कि देखो, उसमें सारी टेबल इंक्लूड कर दी है मैंने, सारी इंपॉर्टेंट टेबल इंक्लूड कर दी है। स्पेशली एंजाइम वाला पार्ट बहुत डेप्थ से क्लियर कट जैसे क्वेश्चन आते हैं, जहां से आते हैं उन चीज को निकाल करके रिप्रेजेंट किया है मैंने अच्छी तरीके से। ठीक है, वो पूरा इंक्लूड है। ठीक है, और बायोमोलिक्यूल में कार्बोहाइड्रेट से क्वेश्चन आता है, प्रोटीन से क्वेश्चन आता है, अमीनो एसिड से क्वेश्चन आता है, जहां से क्वेश्चन आता है वो सारा इंक्लूड है। मैंने इसमें साथ में न्यूक्लिक एसिड और लिपिड भी इंक्लूड कर दिया है। ठीक है, पूरा चैप्टर है, इसलिए आप टेंशन मत करना, ध्यान से समझना। एंजाइम वाले पार्ट को अच्छे से कमांड करके निकलना है आपको। ठीक है, एनसीईआरटी पूरी कवर्ड होगी। तो सबसे पहले एनसीईआरटी में दे रखा है कि वाइड डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, बहुत डाइवर्सिटी है हमारे बायोस्फीयर के अंदर, कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर जितने भी केमिकल्स होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, उनका कंपोजिशन सेम होता है क्या ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म में? पहला, क्या अर्थ क्रस्ट और लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर सेम होता है? तो वही कंपैरिजन कर रहा हूं। लिविंग ऑर्गेनिज्म, एनिमल, प्लांट, माइक्रोब्स, इनमें लगभग लगभग चीजें सेम होती हैं। बस सेम का मतलब है कुछ ज्यादा होगा, कहीं कुछ कम होगा। ठीक है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन प्रेजेंट होते हैं। कार्बन हाइड्रोजन मोस्ट अबेंडेंट होते हैं, सिलिका नेग्लिजिबल होता है। बस का कंपैरिजन जब हम अर्थ क्रस्ट से करते हैं, नॉन लिविंग मटेरियल से, तो इसमें भी लगभग वही चीजें मिलती हैं, पर कुछ चीजों का अंतर होता है जो आपको ध्यान रखना है। यहां मोस्ट अबेंडेंट क्या होगा? कार्बन, हाइड्रोजन, जबकि यहां मोस्ट अबेंडेंट क्या होगा? ठीक है, आप बोलोगे सिलिका। सिलिका यहां पर मोस्ट अबेंडेंट है, जबकि यहां पर नेग्लिजिबल है। यहां पर कार्बन हाइड्रोजन सबसे कम होंगे। ठीक है, यहां पर कार्बन हाइड्रोजन मैक्सिमम होंगे। बस क्वेश्चन बनेगा तो इस पर बनेगा। टेबल मैंने मेंशन कर दी है इसकी। ठीक है, टेबल मैंने मेंशन कर दी है। तो यहां सारी टेबल दे रखी है, पर सारी टेबल याद करने की जरूरत नहीं है, जो मैंने अंडरलाइन की है बस वो याद रखना है आपको। ठीक है, वहीं से क्वेश्चन आएगा। एक क्वेश्चन यहां भी आता है, एवरेज कंपोजिशन ऑफ सेल। एक सेल की एक एवरेज कंपोजिशन, सबसे ज्यादा सेल के अंदर क्या होगा? ऐसे समझो, हमारी बॉडी मैक्सिमम किससे मिलकर बनती है? वाटर। कहते हैं ना, टीवी में ऐड आता है कि मेरी बॉडी तो 70 to 80% वाटर के मिलने से बनती है, ऐसे मूव करते हुए वो माधुरी दीक्षित बोलती है। तो वाटर कितना होता है? 70 to 90% क्या होता है? वाटर। एड में 70 to 80 दिखाते हैं, रियल में 70 to 90% क्या होगा? वाटर। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली। नंबर सेकंड पर क्या आएगा? नंबर सेकंड पर प्रोटीन। प्रोटीन इज अ बिल्डिंग ब्लॉक। ठीक है, नंबर थर्ड पर क्या आएगा? नंबर थर्ड पर आएगा न्यूक्लिक एसिड, जो हमारी हर सेल का जेनेटिक मेटेरियल है न्यूक्लियस के अंदर। फिर इसके बाद क्या आएगा? न्यूक्लिक एसिड के बाद, न्यूक्लिक एसिड के बाद सेल, कह सकते हो सेल की जो मेम्ब्रेन किससे मिलकर बनती है? ठीक है, सॉरी, प्रोटीन, ये हो गया कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, उस नंबर न्यूक्लिक एसिड के बाद कार्बोहाइड्रेट आएगा। पहले क्या आया? ठीक है, पहले आएगा सबसे पहले, ठीक है, वाटर। नंबर टू पर आएगा बिल्डिंग ब्लॉक, प्रोटीन। नंबर थर्ड पर आएगा न्यूक्लिक एसिड। तीन तो ये याद रहेंगे आपको। अब मैंने कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और आइंस को क्लासिफाई कर दिया 3 2 1 के अंदर। ऐसे ट्रिक याद रखना, 3 2 1। कार्बोहाइड्रेट स्टोर्ड फूड है, ठीक है, लिवर और मसल्स में स्टोर होता है। लिपिड हर सेल की मेम्ब्रेन है, लिपिड। ठीक है, और आइंस सबसे कम। 3 2 1, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, आइंस, 3 2 1 ऐसे याद रखना है आपको। वाटर, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड, ये आपको याद रखना है। इससे आपको याद रहेगा, ये ट्रिक आपको काम आएगी। ठीक है, अब फाइनली आते हैं कि इसमें कौन से मेथड यूज किए इनको आइडेंटिफाई करने के लिए। एक, हमने भाई केमिकल कंपोजिशन को आइडेंटिफाई करने के लिए फ्रक्शन मेथड यूज किया है। फ्रक्शन मेथड में सबसे पहले मैंने भाई प्लांट सेल ले सकता हूं या एनिमल सेल ले सकता हूं। ठीक है, ये मत भूल जाना, ट्राइक्लोरो एसिडिक एसिड। ट्राइक्लोरो एसिडिक एसिड डाल करके इसकी स्लरी बनाई। ठीक है, फनल में फिल्टर पेपर लगा करके जब फिल्टर किया तो कुछ नीचे पहुंच गया, कुछ रह गया। जो नीचे पहुंच गया वो क्या था भाई? ट्राइक्लोरो एसिडिक एसिड में सॉल्युबल सब्सटेंस थे, यानी एसिड सॉल्युबल नीचे पहुंच गए, एसिड इनसॉल्युबल यहां रह गए। यानी रिटेंटेड में बड़े मॉलिक्यूल थे जो नीचे नहीं जा पाए, फिल्ट्रेट के अंदर वो चले गए जिनका साइज बहुत छोटा था। तो स्टैंडर्ड डेफिनेशन क्या है? माइक्रो मैक्रो मॉलिक्यूल। भाई मैक्रो मॉलिक्यूल वो होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है, कह सकते हो कि 1000 डाल्टन से ज्यादा होता है। और माइक्रो वो होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट 18 यानी 18 से, ठीक है, 800 यानी 800 डाल्टन के बीच का होता है। तो यहां पर माइक्रो मॉलिक्यूल मिलेंगे, यहां मैक्रो मॉलिक्यूल मिलेंगे। इनका साइज 18 से 800 डाल्टन, इनका साइज, ठीक है, आप बोलोगे मोर देन 800 डाल्टन या 1000 डाल्टन। ठीक है, ऐसे याद रखना। ये डेफिनेशन है माइक्रो और मैक्रो मॉलिक्यूल की। पर जब हमने इस एक्सपेरिमेंट को लगाया तो इसमें जो हमें फिल्ट्रेट और रिटेंटेड मिले, ठीक है, समझ रहे हो, फिल्ट्रेट और रिटेंटेड मिले, तो इनमें जो फिल्ट्रेट थे इनका मॉलिक्यूलर वेट तो नो डाउट लेस देन 800 डाल्टन था, पर जो रिटेंटेड इसके अंदर जो हमें मिल रहे थे इनका मॉलिक्यूलर वेट 1000 डाल्टन से ज्यादा था। पर कितना था? मोर देन 10,000 डाल्टन, जिसमें प्रोटीन थी, पॉलीसेकेराइड थे, न्यूक्लिक एसिड थे, लिपिड नहीं थे, लिपिड वेसाइकल्स थे। ठीक है, लिपिड के बड़े बड़े वेसाइकल्स, क्योंकि लिपिड तो छोटा साइज होता है, लेस देन
ठीक है, 800 डाल्टन होता है, पर यहां पे लिपिड लिपिड की फॉर्म में ना होकर के लिपिड वेसाइकल्स की फॉर्म में थे, और यहां पर आइंस नहीं थे। सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, इस पे क्वेश्चन आता है बढ़िया तरीके से। अब एक मेथड और यूज किया हमने, ठीक है भाई, केमिकल में स्पेशली इनऑर्गेनिक आयन को आइडेंटिफाई करने के लिए डिस्ट्रक्शन मेथड यूज किया हमने। भाई लीफ ले ली, लीफ को वे किया, वे करने के बाद भाई पहले वेट कर लिया, वेट करने के बाद ड्राई किया तो वाटर निकल गया। ड्राई लीव्स को हमने जलाया, बर्न कर दिया, बर्न करने पर ऑर्गेनिक सब्सटेंस निकल गए, यानी अब हमें क्या मिलेगा, ऐश। ऐश में सिर्फ इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होंगे। क्वेश्चन ये आएगा कि ड्राई लीव्स में क्या होता है और ऐश में क्या होता है, इसमें दोनों होगा, इसमें ओनली इनऑर्गेनिक होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्राइमरी सेकेंडरी मेटाबोलाइट से हर साल क्वेश्चन आता है और क्वेश्चन इस टेबल पे मिलेगा, ठीक है। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं? प्राइमरी मेटाबोलाइट्स वो होते हैं बेटा जो हमारी बॉडी की जितनी भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रही हैं उन सब में जो यूज हो रहे हैं, ऑल आर प्राइमरी मेटाबोलाइट्स, ऑल आर प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। पर सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स ध्यान रखना है हमारे नॉर्मल रूटीन साइकिल्स का पार्ट नहीं है, बनते उसी से पर रूटीन साइकिल का पार्ट नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है। एक तो ये ध्यान रखना, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स सारे एनिमल्स, सारे सेल्स के अंदर बनते हैं, एनिमल, प्लांट, बैक्टीरिया, फंगस सब के अंदर। पर सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स एनिमल सेल के अंदर नहीं बनते, ठीक है, बस एनिमल में नहीं बनते, ठीक है, प्लांट, बैक्टीरिया, फंगस के अंदर बनते हैं, एनिमल में एब्सेंट होते हैं, ठीक है। तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स बनते कब हैं? ठीक है भाई, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स का तो रोल भी हमें पता है क्योंकि मेटाबॉलिक रिएक्शन का पार्ट है, ठीक है। जबकि सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की अगर मैं बात करूं, ये तब बनते हैं जब ये ठीक है, यानी कह सकते हो प्लांट, बैक्टीरिया, फंगस किसी अनफेवरेबल कंडीशंस में होते हैं, अपने को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है, प्राइमरी मेटाबोलाइट से ही सेकेंडरी मेटाबोलाइट बना देते हैं अपने को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। लाइट से प्रोटेक्ट करना है, ठीक है, बैक्टीरिया से प्रोटेक्ट करना है, या किसी इंसेक्ट से प्रोटेक्ट करना है तो कुछ रिलीज करना चालू कर देंगे। तो प्रोटेक्शन के लिए अनफेवरेबल कंडीशन पर प्राइमरी मेटाबोलाइट से ही ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स बनाते हैं। क्या क्या हो सकते हैं भाई? पिगमेंट्स हो सकते हैं, एल्कलॉइड्स हो सकते हैं, टर्पीन हो सकते हैं, एसेंशियल ऑयल, टॉक्सिन्स, लैक्टिन्स, ड्रग्स और पॉलीमेरिक सब्सटेंस, ये आपको याद रखने हैं, ठीक है। पिगमेंट तो आप नहीं भूलोगे, कैरोटेनॉइड्स, ठीक है, और एंथोसाइनिन पिगमेंट समझ में आते हैं। एल्कलॉइड भी नहीं भूलोगे क्योंकि ड्रग वाले चैप्टर में हम पढ़ाते हैं, ठीक है, मॉर्फिन, कोडीन, हेरोइन, याद आ गया होगा। तो ये सब क्या है? एल्कलॉइड्स, 20 एल्कलॉइड्स होते हैं, ठीक है। ओपियम, पोपी, पापाइबर, सोमनिफरम के अंदर मेन एल्कलॉइड्स मॉर्फिन होता है, उसी का डेरिवेटिव कोडीन होता है, ये एल्कलॉइड हो गए। ड्रग्स नहीं बोलेंगे, ड्रग्स के चैप्टर में पढ़ते हो पर एल्कलॉइड्स पढ़ते हो, ठीक है। अगला हम बात करेंगे टर्पिन्स, टर्पिन्स भी नहीं भूलोगे क्योंकि टर्पिन्स पे क्वेश्चन आता भी नहीं, मोनो डाई टर्पिन्स होते हैं। एसेंशियल ऑयल नहीं भूलोगे, लेमन ग्रास ऑयल एरोमा थेरेपी में यूज करते हैं, घर को मैकाने में यूज करते हैं लोग, ठीक है। टॉक्सिन पर क्वेश्चन आता है बहुत ज्यादा, टॉक्सिन्स यानी जहर, पॉइजन, ठीक है। यहां पे एब्रिन और रिसिन इतने खतरनाक टॉक्सिन होते हैं कि समझ रहे हो, अगर किसी ने मिला दिया है ना तो समझ रहे हो लाशों के ढेर लग जाएंगे। तो एब्रिन और रिसिन ध्यान रखना, सुपर खतरनाक टॉक्सिन्स होते हैं। लैक्टिन्स, कॉन्किनाविलिन ए, ठीक है। ड्रग्स की बात करते हैं, ड्रग्स का मतलब है जो कैंसर के केस में यूज होती है, विनब्लास्टिन और कुर्कुमिन। और पॉलीमेरिक सब्सटेंस, रबर, गम और सेलुलोज तो आपको याद रहेगा ही, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं। अब कार्बोहाइड्रेट में एनसीईआरटी में सिर्फ और सिर्फ पॉलीसेकेराइड दे रखा है, पर मैं एक बार सारा ही बता देता हूं, ठीक है भाई। मोनोसेकेराइड वो होते हैं जो सिंगल शुगर के मिलने से बनते हैं, मोती, एक सिंगल मोती, ठीक है भाई। 3 कार्बन वाले भी होती है, मैक्सिमम 7 कार्बन वाली होती है, इस पर क्वेश्चन नहीं आता, पता होना चाहिए, ठीक है। ट्रायोस, टेट्रोस, पेंटोस, हेक्सोस, हेप्टोस, ठीक है। डाइसेक्राइड थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए, 3 डाइसेक्राइड आपके सिलेबस में, माल्टोस, सुक्रोज, लैक्टोज, बस ध्यान के रखना है इसमें से जो माल्टोस और लैक्टोज है ये रिड्यूसिंग होती है, जबकि सुक्रोज कैसी होती है? नॉन रिड्यूसिंग होती है, ठीक है, सॉरी, हाँ, सुक्रोज नॉन रिड्यूसिंग होती है, बिल्कुल सही, ठीक है। रिड्यूसिंग का मतलब है जिनके पास फ्री एल्डिहाइड और कीटोन होते हैं वो रिड्यूसिंग होते हैं। तो इसके पास भी फ्री एल्डिहाइड कीटोन होगा, इसके पास भी फ्री एल्डिहाइड कीटोन होगा, पर सुक्रोज के पास फ्री एल्डिहाइड कीटोन नहीं होता, ठीक है, क्योंकि इसमें दोनों मोनोसैकेराइड के, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप आपस में मिलकर के बॉन्ड बना लेते हैं, ठीक है, इसलिए नॉन रिड्यूसिंग है, बस ये ध्यान रखने। हाँ, माल्टोस किसके मिलने से बनती है? ग्लूकोज ग्लूकोज, ये ग्लूकोज फ्रक्टोज, ये ग्लूकोज गैलेक्टोज, बस। रेफिनोज ओनली फॉर नॉलेज, सिलेबस में क्या है? पॉलीसैकेराइड, जिनका कह सकते हो साइज या जो 10 से ज्यादा मोनोमर यूनिट के मिलने से बनते हैं वो सारे पॉलीसैकेराइड हैं। अब पॉलीसैकेराइड की बात की जाए तो पॉलीसैकेराइड टेस्टलेस होते हैं, वाटर इनसॉल्युबल होते हैं, ठीक है, पानी में सॉल्युबल नहीं होते, वाटर इनसॉल्युबल होते हैं। अब ये 2 तरीके के हो सकते हैं, होमोपॉलीसैकेराइड और हेटेरोपॉलीसैकेराइड। होमो का मतलब जो एक ही टाइप की मोतियों के मिलने से बनते हैं, यानी एक ही टाइप के मोनोमर यूनिट के मिलने से बनते हैं, और हेटेरो जो एक से ज्यादा यानी 2 या 2 से ज्यादा, ठीक है, मोनोमर यूनिट के मिलने से बनते हैं, डिफरेंट टाइप की, ठीक है।
दो या दो से ज्यादा टाइप की मोनोमर यूनिट के मिलने से बनते हैं। अब स्टार्च और ग्लाइकोजन का मैं कंपैरिजन कर रहा हूं। स्टार्च प्लांट के अंदर स्टोर फूड मटेरियल होता है, ग्लाइकोजन एनिमल का स्टोर फूड मटेरियल होता है, ठीक है। दोनों ही ब्रांच्ड हैं, दोनों ही ब्रांच हैं, ठीक है, ध्यान रखना। पर स्टार्च के अंदर जो ब्रांचिंग के साथ साथ यहां पर स्पाइरल रिंग्स भी होते हैं, हेलिकल स्ट्रक्चर भी होते हैं। ग्लाइकोजन में हेलिकल स्ट्रक्चर नहीं होते, ये एक डिफरेंस है, ठीक है। बात बाकी की काफी कुछ सिमिलरिटीज हैं, ठीक है। प्लांट स्टोर फूड मटेरियल मोनोमर यूनिट अल्फा ग्लूकोज है, ठीक है। अब यहां पर भी क्या मोनोमर यूनिट अल्फा ग्लूकोज है, ठीक है। और ये एनिमल स्टोर फूड मटेरियल लिवर में स्टोर होता है। ये कैसा होता है भाई, ये ब्रांच है और हेलिकल है, ये सिर्फ ब्रांच है, ठीक है, सिर्फ ब्रांच है। यहां पर जो हेलिक्स होता है 20% होता है एमाइलोज और 80% एमाइलोपेक्टिन, जो ओनली ब्रांचिंग पैटर्न है, यहां से ब्रांचिंग पैटर्न देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये हेलिकल होता है, वाटर सॉल्युबल होता है, अल्फा 1,4 लिंकेज मिलेगा। जबकि जहां ब्रांचिंग पैटर्न होंगे स्ट्रेट चेन में अल्फा 1,4, पर ब्रांचिंग वाले पैटर्न में अल्फा 1,6 लिंकेज होंगे। तो यहां सेम यही चीज देखने को मिलेगी, अल्फा 1,4 और अल्फा 1,6, ठीक है। ब्लू कलर देगा क्योंकि आयोडीन जो होती है ना, आयोडीन जो होती है ना, इन इन हेलिकल स्ट्रक्चर में आकर के इंटरकैलेटेड हो जाती है, फंस जाती है, तभी तो ब्लू कलर आता है। आयोडीन के संग मिक्स कर दिया जाए तो स्टार्च ब्लू कलर देगा, क्योंकि स्टार्च के पास एमाइलोज है, ठीक है। यहां एमाइलोज नहीं है, या और कोई भी ब्लू कलर नहीं देगा, ओनली स्टार्च ही ब्लू कलर देगा, क्योंकि स्टार्च के पास ही हेलिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं, ध्यान रखना, ठीक है, जिसमें आयोडीन का इंटरकैलेशन हो जाता है। ये ब्रांच है, वाटर इनसॉल्युबल है, ठीक है, समझना मेरी बात, हाँ। और 1,4 और 1,6 लिंकेज देखने को मिलेंगे, ठीक है। ब्रांच है अल्फा 1,4 अल्फा 1,6, और एमाइलोज इसमें नहीं होता, एमाइलोज सिर्फ उसी में होता है। कंप्लीट क्वेश्चन इससे बाहर जाएगा नहीं। आगे आ जाओ भाई, सेलुलोज की बात करता हूं और यहां मैं काइटिन की बात करता हूं। तो सेलुलोज प्लांट की सेल वॉल में होता है, काइटिन आप जानते हो फंगल सेल वॉल में देखने को मिलता है, या कॉकरोच का एक्सोस्केलेटन काइटिन के मिलने से बनता है। मोनोमर यूनिट बीटा ग्लूकोज, इसकी मोनोमर यूनिट ध्यान रखना ग्लूकोज का एक डेरिवेटिव होता है, उसी से डिराइव्ड होता है, डेरिवेटिव ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। एन-एसिटाइल ग्लूकोज हमें नाक, ठीक है। प्रेजेंट कहां होता है, सेल वॉल ऑफ प्लांट एंड एल्गी, बताया मैंने अभी। सेलुलोज भाई प्लांट में होगा, एल्गी में होगा, ये फंगस में होगा, या एक्सोस्केलेटन ऑफ, ठीक है, कॉकरोच में होगा। ये कहां सेलुलोज कहां यूज होता है भाई, इसकी वुड पल्प होती है, उससे पेपर बनता है, ठीक है, कॉटन बनती है। कैसा स्ट्रक्चर इसकी, कैसा स्ट्रक्चर है, अनब्रांच्ड, ब्रांच वाले स्ट्रक्चर खत्म, ये है अनब्रांच। बीटा 1,4 लिंकेज देखने को मिलेगा, तभी तो बीटा लिंकेज है, अल्फा होता तो ठीक था। सेलुलोज कोई भी एनिमल डाइजेस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि बीटा 1,4 लिंकेज को तोड़ने वाला एंजाइम होता ही नहीं है, ठीक है, किसी भी एनिमल के डाइजेस्टिव ट्रैक में। जो एनिमल सेलुलोज का डाइजेस्ट करते हैं तो अपने अंदर ट्राइकोनिम्फा प्रोटोजोआ को रखेंगे, या ठीक है सिम्बायोटिक कुछ बैक्टीरिया होते हैं उनको रखते हैं, ठीक है। तो यह इसमें भी बीटा 1,4 लिंकेज मिलेगा, कंपैरिजन करने से आपको याद हो जाएगा। इनुलिन बस एक बार याद रखना, मोनोमर यूनिट बीटा फ्रक्टोज है, ग्लूकोज नहीं है इसकी, बीटा फ्रक्टोज है, और ये डैलिया प्लांट की रूट में मिलता है, ठीक है। किडनी टेस्ट में भी इसको यूज करते हैं, ह्यूमन की बॉडी में इंजेक्ट कर दिया था, किडनी इसको मतलब 100% एलिमिनेट करती है। अगर आपकी ब्लड में ये फिर भी मिल रहा है, मतलब किडनी अपने काम को करने में परफेक्ट नहीं है, ठीक है, किडनी माल फंक्शनिंग को रिप्रेजेंट करता है। हेट्रो में बस ध्यान रखना, पेप्टाइडोग्लाइकन बैक्टीरियल सेल वॉल में मिलता है, नाम और नाक के मिलने से बनता है, हम बैक्टीरिया में इसको पढ़ाते भी हैं, ठीक है। बैक्टीरियल सेल वॉल में नाम और नाक दो डिफरेंट डिफरेंट मोनोमर यूनिट के मिलने से बनता है। लिंकेज बीटा 1,4 लिंकेज, खत्म, कंप्लीट, फिनिश। आगे बढ़ते हैं। अमाइनो एसिड, जितना मैं पढ़ा रहा हूं उतना याद रखना, अमाइनो एसिड, ठीक है। अमाइनो एसिड ध्यान रखना है आपको, मोनोमर यूनिट है प्रोटीन की, ठीक है, प्रोटीन की मोनोमर यूनिट है। मॉलिक्यूलर वेट कम होगा क्योंकि नीचे मिलेंगे, प्रेजेंट इन एसिड सॉल्युबल पूल, सिंथेसाइज बाय सेल, भाई सेल के अंदर बनते हैं। प्लांट सेल सारे अमाइनो एसिड बना लेती है, एनिमल सेल जो बनाती है, ठीक है, वो नॉन एसेंशियल होते हैं, जो नहीं बनाती वो सारे एसेंशियल होते हैं, ठीक है। अमाइनो एसिड जो होते हैं बेटा किसका सब्स्टिट्यूट होते हैं, मीथेन का सब्स्टिट्यूट अमाइनो एसिड होते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें कायरल कार्बन होता है, चारों बैलेंस अलग अलग होती हैं। बस सारे अमाइनो एसिड के अंदर आर को चेंज करते जाओ, अमाइनो एसिड चेंज होते चले जाएंगे, ठीक है। क्योंकि कायरल कार्बन होता है तो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, एक्सेप्ट ग्लाइसिन, ग्लाइसिन में एल्काइल की जगह हाइड्रोजन कार्बन होगा तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, ये ध्यान रखना है आपको। अब अगले अगर इसमें कोई इंपॉर्टेंट पूछा जाएगा तो ज्वेटराइन वाला इंपॉर्टेंट है, क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट है, और स्ट्रक्चर, ठीक है। ज्वेटराइन का मतलब है, अगर मैं एक अमाइनो एसिड की बात करता हूं तो अमाइनो एसिड के ऊपर ध्यान रखना, ठीक है, एक बेसिक ग्रुप भी होता है और एक एसिडिक ग्रुप भी होता है, ठीक है। अगर मैं अमाइनो एसिड को अलग अलग पीएच के अलग अलग सॉल्यूशन में डालता हूं तो अलग अलग तरीके से बिहेव करते हैं, समझना। अगर मैं इसको, ठीक है, ऐसे मीडियम में डाल दूं, ठीक है, जो हाईली हाईली कह सकते हो एसिडिक है, हाईली एसिडिक मीडियम है, तो हाईली एसिडिक मीडियम में क्या होगा, एसिडिक मीडियम का मतलब है, ठीक है, जिसमें
समझ रहे हो? हाँ, एसिडिक मीडियम है, एक्सेप्ट एच आइन, ये एच आइन को एक्सेप्ट करते हैं, ये एच आइन को डोनेट करते हैं। यानी अगर मैं OH वाले मीडियम में डाल दूं, OH मीडियम में बहुत ज्यादा है, तो एच आइन यहां से निकल जाएंगे और क्या बन जाएगा, H2O बन जाएगा, H2O बन जाएगा। समझ में आ गया होगा? और चार्ज कैसा आएगा, निगेटिव। ये क्या करते हैं, एच आइन को एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। अगर किसी मीडियम के अंदर एच आइन बहुत ज्यादा पड़े हुए हैं, एच आइन पड़े हुए हैं, तो एच आइन को एक्सेप्ट कर लेंगे। तो यहां पर एक्सेप्ट करने पे क्या हो जाएगा भाई, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा इसके ऊपर। समझ रहे हो? यानी अगर मैं इसको एसिडिक मीडियम में डालूंगा तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, और बेसिक मीडियम में डालूंगा तो उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। एसिडिक मीडियम के अंदर ये एच आयन को ग्रहण कर लेता है, और बेसिक मीडियम के अंदर ये एच आयन को दान दे देता है, ठीक है, डोनेट कर देता है। समझ रहे हो? यानी अमाइनो एसिड पर नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों चार्ज आ सकते हैं। कैसे, अब मैं दिखाता हूं इसको। ठीक है, जैसे मानो ये अमाइनो एसिड है, ये बेसिक ग्रुप है, ये एसिडिक ग्रुप है, ठीक है। अगर मैं एसिडिक मीडियम में डालूंगा तो बेसिक ग्रुप क्या काम करेगा, एक एच आयन को खींच लेगा और पॉजिटिव चार्ज आ गया। हाँ, अगर इसी अमाइनो एसिड को मैं बेसिक मीडियम में डालता हूं जिसमें OH पड़े हुए हैं, तो ये OH यहां से भी ये एच दे देगा, OH बन जाएगा, ठीक है, और इसमें नेगेटिव चार्ज आएगा। यानी अमाइनो एसिड पर पॉजिटिव चार्ज भी आ सकता है, नेगेटिव चार्ज भी आ सकता है, ठीक है, डिपेंड करता है उस अमाइनो एसिड को किस मीडियम में आप डाल रहे हो, ठीक है। और एक ऐसी पीएच भी होती है जिस पर अमाइनो एसिड पर दोनों चार्ज आ जाते हैं, ठीक है। उस पीएच को हम PI बोलते हैं, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, ठीक है। कैसे निकालोगे, pK1 pK2 अपॉन 2 कर दो, ठीक है, इसे PI वैल्यू निकल आएगी, नहीं वो पीएच निकल आएगी जिस पर अमाइनो एसिड पर दोनों चार्ज होते हैं। क्यों? क्योंकि अमाइनो एसिड जो होते हैं वो एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं, ज्वेटर आयनिक फॉर्म बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, ज्वेटर आयनिक फॉर्म, ठीक है। एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं, ठीक है, प्लस और नेगेटिव दोनों चार्ज होते हैं, क्योंकि इसको बोलते हैं ज्वेटर आयनिक फॉर्म, ठीक है। यानी ऐसी पीएच जिस पर दोनों चार्ज आ जाएं। क्लियर है? बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइनो एसिड की बात करता हूं, तो किस पर डिपेंड करेगा। अगर अमाइनो एसिड के अंदर COOH ग्रुप ज्यादा है NH2 से तो वो एसिडिक है, जिसमें COOH कम है NH2 से तो वो सिंपल सी बात है बेसिक है। जो एसिडिक होगा उस पर नेगेटिव चार्ज होगा, और जो बेसिक होगा उस पर पॉजिटिव चार्ज होगा। चार्ज है मतलब वाटर सॉल्युबल है, ठीक है, मतलब हाइड्रोफिलिक नेचर के हैं, सिंपल सी बात है। अब ग्लूटामिक एसिड या ग्लूटामेट, एस्पार्टिक एसिड या एस्पार्टेट, ठीक है, ये एसिडिक हो गए। हाँ, बेसिक में आपको याद रखना है लाइसिन, आर्जिनिन, हाँ लाइसिन, आर्जिनिन और हिस्टिडीन, तीन है, लाइसिन, आर्जिनिन, हिस्टिडीन, ठीक है। इनमें NH2 ज्यादा होते हैं, 2 होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं NH2, ठीक है। तो सिंपल सी बात है बेसिक होगा। पर जिन पर दोनों बराबर के होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं, ठीक है, 5 ही हैं, और एसिड इनसॉल्युबल होंगे क्योंकि न्यूट्रल हैं, आयनिक नहीं है, नॉन आयनिक, नॉन पोलर होंगे। ग्लाइसिन, एलेनिन, वेलिन, ल्यूसिन, आइसोलिसिन। ग्लाइसिन, एलेनिन, वेलिन, ग्लाइसिन याद रहेगा आपको, सबसे सिंपल है। एलेनिन, वेलिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, ये न्यूट्रल हो गए, याद भी हो गए होंगे। एसिडिक बेसिक में 3 और 5 न्यूट्रल। आगे बढ़ रहे हैं, स्ट्रक्चर में बहुत ज्यादा स्ट्रक्चर याद नहीं करना, ये मैक्सिमम स्ट्रक्चर बता दिए। 3 एनसीईआरटी में दे रखे हैं और 4 इनडायरेक्टली एनसीईआरटी में दे रखे हैं। कैसे याद रखना है, ग्लाइसिन सबसे सिंपल है, एल्काइल की जगह H लगा दो बस, एल्काइल की जगह यहां पर CH3 लगा दो, एलिनिन बन गया, ठीक है। सीरीन में OH ग्रुप लगा दो, CH2OH, एल्कोहलिक है, सीरीन बन गया। सिस्टीन सल्फर कंटेनिंग होता है, सिस्टीन सल्फर कंटेनिंग होता है, CH2CH, बस ये चेंज कर दो, सल्फर कंटेनिंग सिस्टीन बन गया। प्रोलीन के अंदर अमीनो की जगह इमीनो ग्रुप होता है, इमीनो, अमीनो नहीं होता, इमीनो होता है NH ग्रुप, ठीक है। तो NH ग्रुप लगा हुआ है तो प्रोलीन बन गया। और लाइसिन, लाइसिन का मतलब है भाई आप समझ गए बेसिक है, NH2 ज्यादा होंगे, 1 और 2 NH2 है तो लाइसिन बन गया। और एरोमेटिक अमाइनो एसिड 3 होते हैं, फिनाइलएलेनिन, टायरोसिन, ट्रिप्टोफान, क्योंकि इसमें एरोमेटिक रिंग्स होते हैं, ठीक है। इसमें एक स्ट्रक्चर ध्यान रखना, ठीक है, ट्रिप्टोफान का, ठीक है, इसमें एक पेंटा और एक हेक्सा रिंग होती है ट्रिप्टोफान के अंदर। क्लियर है? बस इतना याद रखना है, इसके अलावा कुछ नहीं। बस एल्काइल ग्रुप चेंज करना है आपको, अमाइनो एसिड के हो गए चेंज। 3 स्ट्रक्चर डायरेक्टली दे रखे हैं, ये इनडायरेक्टली दे रखे हैं। अब जो प्रोटीन, प्रोटीन के कितने स्ट्रक्चर होते हैं, 4, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। भाई स्ट्रेट चेन नॉर्मल बन रही है, प्राइमरी। हेलिकल फॉर्म बना दो, अल्फा हेलिक्स, सेकेंडरी। बीटा प्लेटेड शीट, सेकेंडरी। टर्शरी का मतलब है 3D स्ट्रक्चर, ठीक है। और क्वाटरनरी, जब एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड मिलकर के किसी स्ट्रक्चर को बनाते हैं, क्वाटरनरी, मोर देन 1 पॉलीपेप्टाइड, बस सिंपल सी बात है। अब आती है अगला क्वेश्चन, क्या आएगा कि इन प्रोटीन के स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए कौन सा बॉन्ड, इसमें ओनली पेप्टाइड बॉन्ड होगा। इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड भी नजर आ रहे होंगे आपको, ये हाइड्रोजन बॉन्ड नजर आ रहे हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है, ठीक है। और पेप्टाइड तो होते ही है, तो पेप्टाइड और हाइड्रोजन दोनों होंगे, ये क्वेश्चन आएगा। 3D स्ट्रक्चर में सारे बॉन्ड होते हैं, ठीक है, पेप्टाइड, हाइड्रोजन, डाइसल्फाइड, आयनिक, हाइड्रोफोबिक, वॉन डेर वाल्स फोर्सेस, सारे बॉन्ड होंगे 3D स्ट्रक्चर के अंदर। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में मेनली नॉन, ठीक है, कह सकते हो, हाँ, नॉन बेटा कोवेलेंट इंटरेक्शन, नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शंस होते हैं इसके अंदर, पर कुछ केस में डाइसल्फाइड बॉन्ड भी देखने को मिल जाता है। तो नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शन और डाइसल्फाइड बॉन्ड, ये सारे बॉन्ड आ गए। अब एग्जांपल पे क्वेश्चन आएगा, भाई सेकेंडरी का एग्जांपल बताओ, अल्फा हेलिक्स,
हेयर में केराटिन प्रोटीन के अंदर होता है, बीटा प्लेटेड शीट सिल्क प्रोटीन के अंदर होता है, ठीक है। अगर मैं 3D स्ट्रक्चर की बात करता हूं तो एंजाइम का स्ट्रक्चर 3D होता है। मायोग्लोबिन जो आपकी रेड मसल्स फाइबर में होती है 3D स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अगर मैं क्वाटरनरी स्ट्रक्चर की बात करता हूं जिसमें एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड होंगी, तो इंसुलिन 2 पॉलीपेप्टाइड, ठीक है, एंटीबॉडी 4 पॉलीपेप्टाइड, हीमोग्लोबिन 4 पॉलीपेप्टाइड, क्लियर बिल्कुल। तो कौन सा स्ट्रक्चर हो गया, ये हो गया क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, कोई डाउट, कंप्लीट प्रोटीन। अब प्रोटीन की एक टेबल दे रखी है, इससे भी क्वेश्चन आता है। ये आप कोलेजन जानते हो भाई, ठीक है, इंटरसेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस। इंटरसेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस का मतलब समझ में आ गया, हाँ, कनेक्टिव टिश्यू के अंदर, कनेक्टिव टिश्यू में इंटरसेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस होते हैं, कोलेजन के मिलने से बनते हैं, हम टिश्यू में पढ़ाते भी थे, ठीक है, टिश्यू वाले चैप्टर के अंदर। टिश्यू कोलेजन में लिख दिया मोस्ट एबंडेंट एनिमल प्रोटीन होती है, कनेक्टिव टिश्यू में होती है, टेंडन लिगामेंट सब, इन सब के अंदर आपको कोलेजन देखने को मिल जाएगी। भाई ट्रिप्सिन एक एंजाइम है, इंसुलिन एक हार्मोन है, एंटीबॉडी आप जानते हो इम्यूनोग्लोबुलिन्स होते हैं, ठीक है, प्रोटीन के मिलने से बनते हैं, रिसेप्टर जितने भी होते हैं, ठीक है, प्रोटीन के मिलने से बनते हैं। अब क्वेश्चन जो बनता है वो GLUT4 प्रोटीन पर बनता है, ठीक है। ये वो प्रोटीन है जब इंसुलिन के इफेक्ट से बनती है और सेल को परमिएबल करती है, किसके लिए, ग्लूकोज के लिए, ठीक है, ये ध्यान रखना है। एनसीईआरटी में एक अलग से और दे रखा है कि रूबिस्को RUBPCO, ठीक है, राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, ये डार्क रिएक्शन में आपने पढ़ी होगी, ठीक है। यस, मोस्ट एबंडेंट प्लांट प्रोटीन इन होल, ठीक है, ऑफ द बायोस्फीयर, क्योंकि सबसे ज्यादा प्लांट मिलते हैं, तो बायोस्फीयर में सबसे ज्यादा मिलने वाली प्रोटीन कौन सी है, प्लांट प्रोटीन रूबिस्को, ठीक है। कोलेजन का ट्रिपल हेलिक स्ट्रक्चर होता है, विटामिन सी की रिक्वायरमेंट होती है इसको बनाने के लिए। अब आ जाओ एंजाइम, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बस यहां पर मैं टाइम दूंगा तुम्हारा, ठीक है। एंजाइम बायोकैटालिस्ट होते हैं, ठीक है, बताइए, सारे एंजाइम प्रोटीन से मिलकर बनते हैं एक्सेप्ट राइबोसोम, राइबोन्यूक्लियस, इट इज अ स्मॉल सेगमेंट ऑफ आरएनए। 3D स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इनकी जो मेन एक्टिव साइड होती है जहां सबस्ट्रेट बाइंड करता है आकर के, वो 3D होती है, ठीक है। इसको क्रिवाइसिस या पॉकेट्स बोलते हैं, मेन ये पार्ट ध्यान रखना, ये 3D पार्ट होता है, और पार्ट सेकेंडरी मिल जाएगा, ठीक है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर मिल जाएगा, पर ये जो क्रिवाइसिस होती हैं, ठीक है, ये 3D स्ट्रक्चर होती हैं जहां पर सबस्ट्रेट की बाइंडिंग होती है। अगर मैं एंजाइम की बात करता हूं तो एंजाइम एक्टिवेशन एनर्जी को कम करके रिएक्शन को फास्ट कराते हैं, बस ये ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे हमारे ब्लड के अंदर एक एंजाइम होता है कार्बोनिक एनहाइड्रेज, ठीक है, अगर वो एंजाइम नहीं है तो उसी रिएक्शन को करने में, समझना भाई, CO2 H2O H2CO3 बनना है भाई, लगभग 200 मॉलिक्यूल बनेंगे H2CO3 के, ठीक है, 1 घंटे के अंदर पर आवर, ठीक है, समझना। अगर मैं एंजाइम डाल देता हूं कार्बोनिक एनहाइड्रेज, तो यही एंजाइम 10 मिलियन टाइम रिएक्शन को फास्ट करके 6 लाख मॉलिक्यूल 1 सेकंड में बनाता है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, कितना मिलियन टाइम फास्ट करते हैं, 10 मिलियन टाइम, ठीक है, ये ध्यान रखना, इस पर क्वेश्चन आएगा। एंजाइम की इंपॉर्टेंस समझ में आ गई होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब आती है एक्टिवेशन एनर्जी, सर क्या होती है। एंजाइम एक्टिवेशन एनर्जी को कम करके रिएक्शन को फास्ट करा देते हैं, जैसे मैं बताता भी हूं। मानो एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, किसी भी रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए, किसी भी रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए इनिशियल एनर्जी देनी पड़ती है, वो एक्टिवेशन एनर्जी होती है। इस ट्रक को स्टार्ट करना है, धक्का देना पड़ेगा, ठीक है। पुराने टाइम पर किसी भी गाड़ी को चलाना होता तो जनरेटर की तरफ घुमाना पड़ता था उसको, तो स्टार्ट करने के लिए जो भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, वो एक्टिवेशन एनर्जी होती है, वो बहुत ज्यादा होती है, समझ में आया। उसी को कम करना है तो रिएक्शन फास्ट हो जाएगी। जैसे मानो, ठीक है भाई, यहां पर एंजाइम नहीं है तो इस सबस्ट्रेट को मुझे यहां तक लेके जाना पड़ेगा, ये एक्टिवेशन एनर्जी है, यहां से यहां तक पहुंचाने की। फिर यहां से एक बार छोड़ूंगा तो सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा, ठीक है। हाँ, अब अगर मैं एंजाइम यूज करता हूं तो एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी ना भाई, यहां इतनी एक्टिवेशन एनर्जी है, अब इतनी जरूरत पड़ रही है, तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना और फिर छोड़ दिया, प्रोडक्ट बन गया, सिंपल सी बात है। तो इसी एक्टिवेशन एनर्जी को एब्सेंस ऑफ एंजाइम, प्रेजेंस ऑफ एंजाइम, हमने क्या कर दिया, कम कर दिया, ठीक है। तो यही काम करता है एंजाइम। अगर मैं एनर्जी की बात करता हूं तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, सॉरी सबस्ट्रेट एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स और प्रोडक्ट में सबसे ज्यादा हाई एनर्जी किसकी होगी, हर रिएक्शन के अंदर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स की होगी, ध्यान रखना, ठीक है। तो ट्रांजिशनल स्टेट होती है, स्टेबल नहीं होती, ठीक है। मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स की होती है, क्लियर, क्लियर है। अगर मैं तुमसे कहूं रिएक्शन 2 टाइप की हो सकती है, एक एक्सोथर्मिक और एक एंडोथर्मिक। भाई अगर सबस्ट्रेट से नीचे प्रोडक्ट है, ठीक है, सबस्ट्रेट से नीचे प्रोडक्ट है तो ये रिएक्शन कैसी होगी, एक्सोथर्मिक। अगर सबस्ट्रेट से ऊपर प्रोडक्ट है तो रिएक्शन कैसी होगी, एंडोथर्मिक। तो ये ध्यान रखना है आपको भाई, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में सबसे ज्यादा ये होगा, फिर नंबर 2 पर, नंबर 3 पर। एंडोथर्मिक रिएक्शन में सबसे ज्यादा ये होगा, नंबर 2 पर, नंबर 3 पर। तो दोनों का मैंने लिख दिया है, एंडोथर्मिक रिएक्शन का और एक्सोथर्मिक रिएक्शन का किस तरीके से एनर्जी का फ्लो होता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। एक सिंपल है, जब भी एंजाइम, ठीक है,
सबस्ट्रेट से बाइंड करते हैं तो पहले सबसे पहले यहां तक तो रिवर्सिबल रिएक्शन है, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, लौट सकती है भाई, वापस अलग भी हो सकता है जब तक कि परमानेंट बाइंडिंग नहीं होती, लूजली बाइंडिंग है। जैसे टाइट बाइंडिंग हो जाएगी ना, अब ये वापस नहीं लौट सकता, ठीक है। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन गया, टाइट बाइंडिंग हो गई, और अब यहां पर ब्रेकडाउन एंड फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड होगा, टूटेंगे कुछ नए बॉन्ड बनेंगे, और बन जाएंगे तो कुछ समय प्रोडक्ट बन जाएगा, प्रोडक्ट एक्टिव साइट के हिसाब से सेट नहीं बैठेगा, बाहर निकल जाएगा, निकल गया बाहर। तो रिवर्सिबल और ये सारी रिएक्शन इरिवर्सिबल होती है। अब आ जाओ फैक्टर इफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी, भी टेम्परेचर तो होता ही आप जानते हो, ठीक है। टेम्परेचर, ऑप्टिमम टेम्परेचर, और टेम्परेचर ऑप्टिमम से बढ़ाओगे तो भी एंजाइम की एक्टिविटी घटेगी, ऑप्टिमम से घटाओगे तो भी एंजाइम की एक्टिविटी घटेगी, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। हाँ, तो ये मैक्सिमम एक्टिविटी कम करने पर आप जानते हो एंजाइम का डिफ्यूजन रेट कम हो जाता है, एक्टिविटी घट जाएगी, बढ़ाने पर एंजाइम डीनेचर कर जाते हैं तो एक्टिविटी कम हो जाती है, और ज्यादा बढ़ा दोगे तो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। पीएच, यस, हर एंजाइम प्रोटीन से मिलकर बनते हैं, प्रोटीन अमीनो एसिड से, तो पीएच का तो इफेक्ट आना ही है ना। पीएच चेंज करोगे तो एंजाइम की एक्टिविटी चेंज हो जाएगी, हर एंजाइम स्पेसिफिक पीएच पर काम करता है, ठीक है। अब आ जाओ सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन की बात करता हूं तो जैसे जैसे मानो बीकर में एंजाइम पड़े हुए हैं, मैं क्या क्या करता, सबस्ट्रेट डालता हूं, सबस्ट्रेट डालता रहा हूं, रिएक्शन बढ़ती जाएगी, सबस्ट्रेट रिएक्शन बढ़ रही है, सबस्ट्रेट डाल रहा हूं, रिएक्शन बढ़ रही है, सबस्ट्रेट डाल रहा हूं, रिएक्शन बढ़ रही है। पर एक बार सारे एंजाइम सैचुरेट हो जाएंगे ना, उसके बाद कितना भी सबस्ट्रेट डाल दूं, रिएक्शन बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी। यानी सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन का इफेक्ट पड़ेगा, पर कब तक, जब तक कि एंजाइम 100% सैचुरेट ना हो जाए, ठीक है। देखो यहां पर बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, यहां सैचुरेशन के बाद कोई इफेक्ट नहीं आएगा, कितना भी सबस्ट्रेट डाल दो, ठीक है। तो सर वीमैक्स क्या होता है भाई, मैक्सिमम वेलोसिटी की हाफ वेलोसिटी, ठीक है, हाफ वेलोसिटी, ठीक है, किस सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन पर होती है, उसको हम हाफ ऑफ वीमैक्स बोलते हैं, और सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को केएम वैल्यू बोलते हैं, तो केएम इज द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन एट, ठीक है, एंजाइम सो मैक्सिमम वेलोसिटी की हाफ वेलोसिटी, ठीक है, उसको हम केएम वैल्यू बोलते हैं। यानी सिंपल सी बात है कि जैसे जैसे आप सबस्ट्रेट बढ़ाओगे आपका, ठीक है, वीमैक्स, ठीक है, आपको मतलब वेलोसिटी बढ़ती चली जाएगी, और एक बार एंजाइम सैचुरेट हो जाएगा फिर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, तो मैंने लाइन लिख दी है इसको। अब आ जाओ इनहिबिटर। अगर मैं इनहिबिटर की बात करता हूं तो तीन टाइप के इनहिबिटर्स होते हैं, कॉम्पिटिटिव, नॉन कॉम्पिटिटिव, एलोस्ट्रिक, इनका भी इफेक्ट पड़ता है, ठीक है, यस। अगर कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है, जैसे एंजाइम पड़े हुए हैं, आपने सबस्ट्रेट डाल दिया पर कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर भी डाल दिया, ठीक है, तो ध्यान रखना कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर जहां पर काम करते हैं वो सारी की सारी रिएक्शन कैसी होती हैं, रिवर्सिबल रिएक्शंस होती हैं, रिवर्सिबल बाइंडिंग होती है। यानी अगर एक बार सबस्ट्रेट बाइंड कर गया, आपने इनहिबिटर डाल दिया ज्यादा मात्रा में, तो सबस्ट्रेट हट जाएगा, इनहिबिटर बाइंड कर जाएगा, सबस्ट्रेट ज्यादा डाल दिया तो इनहिबिटर हट जाएगा, सबस्ट्रेट बाइंड कर जाएगा। यानी रिवर्सिबल बाइंडिंग होती है, कॉमन बाइंडिंग साइड होती है, तो दोनों के लिए एक ही साइड है, तो कोई एक बाइंड करेगा जिसकी नंबर ज्यादा होगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस। हाँ, अगर इनहिबिटर तुमने सिस्टम में डाल दिया और तुम चाहते हो मुझे वीमैक्स मिले ही मिले, तो क्या करना होगा, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ानी पड़ेगी इनहिबिटर से ज्यादा, तो इनहिबिटर बाहर भाग जाएगा, ठीक है, आपको वीमैक्स मिल जाएगा। तो वीमैक्स सेम चाहिए, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ा दो, और सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ाने का मतलब है केएम वैल्यू बढ़ जाएगी। यानी कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर में वीमैक्स सेम रहता है, केएम बढ़ जाता है। अब नीट में 3 बार क्वेश्चन आया, क्रेब्स साइकिल में सक्सिनिक एसिड जो होता है वो, उसका कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर कौन होता है, मेलोनेट, ठीक है। सक्सिनिक एसिड फ्यूमेरिक एसिड बनाता है, आप मेलोनेट डाल दो, ठीक है, तो ज्यादा डाल दिया इससे तो फ्यूमेरिक एसिड नहीं बनेगा, क्योंकि मेलोनेट इज अ कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। किसी को मिथाइल पॉइजनिंग हो गई तो मिथेनॉल पिला दो उसको ज्यादा मात्रा के अंदर, मिथेनॉल हट जाएगा, ठीक है, यस, ठीक है। तो ये इथेनॉल, मिथेनॉल का कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है, मेलोनेट सक्सिनिक एसिड का कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, डायरेक्ट क्वेश्चन मिल जाएगा। भाई ये रिवर्सिबल बाइंडिंग है, पर नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर के अंदर इरिवर्सिबल बाइंडिंग होती है, क्यों, क्योंकि यहां पर सेपरेट बाइंडिंग साइट होती है, सबस्ट्रेट की भी इनहिबिटर की, ठीक है। अगर इनहिबिटर बाइंड करेंगे अपनी साइड से तो सबस्ट्रेट बाइंड करे ना करे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बर्बाद करेगा ही करेगा, ठीक है। इन प्रेजेंस ऑफ इनहिबिटर वीमैक्स हमेशा कम होगा, केएम हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा, केएम पर कोई इफेक्ट ही नहीं आएगा, क्योंकि सबस्ट्रेट है तो बाइंड करेगा ही करेगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन का सेम ही रहेगी, क्योंकि अगर वो है तो सिंपल सी बात है वीमैक्स कम होगा इसके केस में। साइनाइड बहुत अच्छा एग्जांपल है इसका। हाँ, एलोस्ट्रिक मॉड्यूलेटर, इट इज अ फीडबैक इनहिबिटर, ठीक है। नॉर्मल सारी रिएक्शन इसी पर बेस्ड है, बहुत प्यारी रिएक्शन है। ग्लाइकोलिसिस, पहला एंजाइम आता है हेक्सोकाइनेज, ठीक है, ग्लूकोज कन्वर्ट इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। अगर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता जा रहा है, यूज होता जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, पर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट यूज नहीं हो रहा, तो ज्यादा मात्रा में बन गया तो ये अपनी बाइंडिंग साइट से बाइंड कर जाएगा और सबस्ट्रेट की बाइंडिंग को रोक देगा, यानी खुद ही प्रोडक्ट अपने बनने को रोकेगा, ठीक है। तो रिवर्सिबल बाइंडिंग होती है इसकी भी, सेपरेट बाइंडिंग साइट्स होती है इसमें भी, केएम इसमें फॉलो नहीं होता, प्रोडक्ट एक्ट एज इनहिबिटर,
इन ग्लाइकोलाइसिस हेक्सोकाइनेज। पूरा बता दिया मैंने, यही क्वेश्चन सेम इसी पैटर्न में आपको देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है। अब आ जाओ एंजाइम क्लासिफिकेशन। एंजाइम क्लासिफिकेशन में सीक्वेंस को याद रखना आप, ठीक है भाई। ये सारी क्या है, क्लासेस, आपको क्लासेस पढ़नी है, सब क्लासेस आपको पढ़नी नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये एंजाइम, ठीक है, जो जो उसका फॉर्मूला है, ठीक है, सिलेक्शन कमीशन का जो इसका एक फॉर्मूला आता है, इस फॉर्मूले में 4 डिजिट्स होते हैं, इसमें क्लासेस पढ़नी होती है पहली डिजिट्स, सब क्लास, सब क्लास और सीरियल नंबर से आपको कोई मतलब नहीं होता। आपके जो सिलेबस में एंजाइम है उनकी 6 क्लासेस हैं, ऑक्सीडो रिडक्टेज, ट्रांसफरेज, हाइड्रोलेज, लाइसेज, आइसोमरेज और लाइगेज। क्लियर बिल्कुल। ओटीएच लिल के नाम से मैं याद करा देता हूं, ठीक है। ऑक्सीडो रिडक्टेज में कौन से एंजाइम आते हैं ये आपको याद रखने हैं, ठीक है भाई। क्लास फर्स्ट ऑक्सीडो रिडक्टेज डिहाइड्रोजनेज, इसमें डिहाइड्रोजनेज आएगा, रिडक्टेज आएगा, पर ऑक्सीडेज आएगा, बस क्वेश्चन ऐसे आएगा। क्लास 2 ट्रांसफरेज आती है, ओटीएच लिल, ओटीएच लिल। ट्रांसफरेज, इसकी टोपी उसके सर, इसकी टोपी उसके सर, ट्रांसफर ऑफ ग्रुप, ठीक है। ट्रांसएमिनेज हेक्सोकाइनेज, ये फॉस्फेट का ट्रांसफर करता है, ये अमाइनो ग्रुप का ट्रांसफर करता है। हाइड्रोलिस, हाइड्रोलेज जो वाटर की प्रेजेंस में चीजों को तोड़ता है, तो ऑल डाइजेस्टिव एंजाइम, कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम हो, ऑल आर हाइड्रोलेज। लाइसिस बिना पानी के जो तोड़ता है, बिना पानी के तोड़ता है कार्बोनिक एनहाइड्रेज, क्योंकि कार्बोनिक एनहाइड्रेज आपको होता है H, ये भाई दोनों मिलेंगे, ठीक है, जोड़ेगा H2CO3, फिर तोड़ेगा इसको HN बाइकार्बोनेट में, पानी की जरूरत ही नहीं है इसके अंदर, ठीक है। तो कार्बोनिक एनहाइड्रेज लाइसिस है, ध्यान रखना। आइसोमरेज, आइसोमराइजेशन आप जानते हो, ठीक है, आइसोमरेज एंजाइम। और लाइगेज जोड़ने वाला, ठीक है, टी4 लाइगेज। तो 6 क्लासेस हैं, इनके एंजाइम आपको याद रहेंगे, ओटीएच लिल से आपको याद रखना है, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ एंजाइम, एक सिंपल एंजाइम है जो प्रोटीन के मिलने से बनता है, हमेशा एक्टिव रहता है, पर मोस्टली एंजाइम कैसे होते हैं, कॉन्जुगेट, जो दो चीजों के मिलने से बनते हैं, कॉन्जुगेशन से बनते हैं, जुड़ने से बनते हैं। इसमें प्रोटीन वाला पार्ट एपो एंजाइम होता है और नॉन प्रोटीन वाला पार्ट कोफैक्टर होता है, को कारक, कोफैक्टर, यानी जब तक ये नहीं है तब तक ये काम नहीं करेगा भाई, सोया रहेगा। ये इनएक्टिव है, ये इसको आके एक्टिव करेगा, और दोनों को मिला दिया है तो संपूर्ण एंजाइम बनता है, इसको हॉलो एंजाइम बोलते हैं। अब कोफैक्टर कई टाइप के हो सकते हैं, इनऑर्गेनिक कंपोनेंट भी हो सकते हैं और ऑर्गेनिक कंपोनेंट भी हो सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर कोफैक्टर की बात करता हूं तो इनऑर्गेनिक कंपोनेंट भी हो सकते हैं आइंस, और ऑर्गेनिक कंपोनेंट भी हो सकते हैं, ठीक है, ध्यान रखना है। अगर मैं इनऑर्गेनिक कंपोनेंट की बात करूं, बाइंड विद कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड होगा, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। जैसे जिंक कहां मिलता है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज सलाइव, ठीक है, और साथ में कार्बोक्सी पेप्टाइडेज डाइजेस्टिव एंजाइम होता है, ठीक है। क्लोराइड कहां मिलता है, सलाइवा के अंदर मिलता है, सलाइवरी एमाइलेज के लिए कोफैक्टर का काम करता है। आयरन कहां मिलता है, आयरन साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, जब ईटीएस पढ़ते हो ना तो वहां आयरन होता है साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, पर ऑक्सीडेज में भी होता है। मैग्नीशियम आयन, जब भी तुम देखा होगा कोई भी रिएक्शन करा रहा हूं जिसके अंदर एटीपी का टूटना बनना है, मैग्नीशियम होगा, तो एटीपेज और हेक्सोकाइनेज के लिए भी मैग्नीशियम आयन चाहिए। और कॉपर साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज में कॉपर और आयरन, याद हो, ईटीएस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इतने आपको याद होंगे क्योंकि हम ऑलरेडी पढ़ाते हैं चैप्टर्स के अंदर, ठीक है। अब आ जाओ ऑर्गेनिक कंपोनेंट, भाई ये लूजली बाइंड होते हैं, और रिएक्शन को आके फिर अलग हो जाते हैं, ठीक है, जबकि ये स्ट्रांगली बाइंड करते हैं, ठीक है, हाँ स्ट्रांग बाइंडिंग करते हैं कोवैलेंट इंटरेक्शन के संग, लूज बाइंड, स्ट्रांग बाइंड, और ये भी स्ट्रांग बाइंडिंग है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं ऑर्गेनिक कोएंजाइम हो गए और प्रोस्थेक्टिव ग्रुप हो गए। कोएंजाइम विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के मिलने से बनते हैं, जैसे विटामिन B2, विटामिन B1, विटामिन B3, ठीक है, ये 3 विटामिन है, किस कौन से कोएंजाइम बना रही है, ये बना रही है FAD, TPP और NAD, ये कोएंजाइम है। ये कोएंजाइम किस एंजाइम के लिए कोएंजाइम है, ठीक है, आप समझना। सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज के लिए FAD, पायरुविक डिहाइड्रोजिनेज के लिए TPP और लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम के लिए NAD। ये कोएंजाइम इन एंजाइम के लिए, और इन कोएंजाइम को बनाने के लिए विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, समझ में आ गया, बस। रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल, रिवर्सिबल बाइंडिंग है, क्लियर, बिल्कुल रिवर्सिबल बाइंडिंग है, कोई डाउट। रिवर्सिबल का मतलब होता है कि भाई काम कराना है तो बाइंड करेंगे, काम हो जाएगा फिर अलग हो जाएंगे, और बाद बाकी के सारे सारे रिवर्सिबल बाइंडिंग करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप। प्रोस्थेटिक ग्रुप में हीम, बहुत प्यारा एग्जांपल है, नीट में पूछा गया है, हीम, ठीक है, कैटालेज और पेरोक्सीडेज के लिए प्रोस्थेटिक ग्रुप का काम करता है, ठीक है, टाइट बाइंडिंग होती है, किसके लिए, कैटालेज, और पेरोक्सीडेज के लिए हीम किसका काम कर रहा है, प्रोस्थेटिक ग्रुप का काम कर रहा है। कंप्लीट एंजाइम, चैप्टर का मेन पार्ट कंप्लीट हो गया, मेन पार्ट चैप्टर का बिल्कुल कंप्लीट है, यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड जानते हो, फॉस्फेट, पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनस बेस के मिलने से बनते हैं, ठीक है। पेंटोज भाई राइबोज और डीऑक्सी राइबोज इसी से तो मिलके बनी है। और प्यूरिन्स और पायरिमिडिन, इसमें 2 रिंग होती है, इसमें सिंगल रिंग होती है, ठीक है। अगर मैं बात करूं भाई
न्यूक्लिक एसिड किसके पॉलीमराइजेशन से मिलकर बनता है? न्यूक्लियोटाइड, तीन चीजों के मिलने से बन रहा है। फॉस्फेट होगा, शुगर होगी, ठीक है, आरएनए है तो राइबो शुगर होगी, डीएनए तो डीऑक्सीराइबो शुगर होगी, और यहां पर नाइट्रोजनस बेस होंगे। प्यूरिन हो सकते हैं या पायरिमिडिन। प्यूरिन 2 रिंग होंगे, पायरिमिडिन 1 रिंग होगा। बस बॉन्ड ध्यान रखने हैं, यहां पर कौन सा बॉन्ड होगा? फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। यहां पर कौन सा बॉन्ड होगा? एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। क्लियर बिल्कुल। इसको यहां भी दिखा दिया है मैंने भाई, एक शुगर 2 फॉस्फेट से जुड़ती है, ठीक है, 5वें कार्बन और तीसरे कार्बन, तो यानी PC5 PC3 के बीच में फॉस्फो डाइएस्टर बॉन्ड बनता है, ठीक है। एक शुगर, ठीक है भाई, प्यूरिन से भी जुड़ती है, पायरिमिडिन से भी जुड़ती है। प्यूरिन से जुड़ेगी तो इसका पहला कार्बन C9 से जुड़ेगा प्यूरिन के केस में। पायरिमिडिन के केस में पहला कार्बन N3 से जुड़ेगा, ठीक है, C1N3 पायरिमिडिन के केस में। ये बॉन्डिंग है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होते हैं। बस अब क्वेश्चन कहां आएगा? क्वेश्चन आएगा कि भाई डीएनए की बैकबोन किससे मिलकर बनती है? डीएनए की बैकबोन का मतलब है फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। बैकबोन तोड़ दो, न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोसाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है भाई। न्यूक्लियोसाइड में क्या होता है? शुगर होगा, नाइट्रोजन बेस होगा, पर फॉस्फेट नहीं होगा, क्योंकि बैकबोन तोड़ दिया आपने। बैकबोन जोड़ दो, न्यूक्लियोटाइड बन गया। सिंपल सी बात है, यही मैंने बताया। यहां पर टाइड और साइड में अंतर क्या है? टाइड साइड सीधी बैकबोन तोड़ो, साइड बैकबोन जोड़ो, टाइड। ये सबसे टिपिकल चीज है और जिस पर सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है। ये आपको याद होगा, नाइट्रोजनस बेस एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन, यूरेसिल, ये नाइट्रोजनस बेस है। क्लियर है बिल्कुल। अगर इन नाइट्रोजनस बेस में एक शुगर जोड़ दूं तो न्यूक्लियोसाइड बन जाएगा। एडेनिन कन्वर्ट इनटू एडिनोसिन, ग्वानिन कन्वर्ट इनटू ग्वानोसिन, साइटोसिन साइटिडिन, थाइमिडिन, यूरेडिन। ये हो गए क्या? न्यूक्लियोसाइड। अब टाइड, एक फॉस्फेट जोड़ दो तो क्या बन गया? एडिनाइलिक एसिड, ग्वानाइलिक एसिड, साइटिडाइलिक एसिड और थाइमिडाइलिक एसिड, यूरिडाइलिक एसिड। पर ऐसे नहीं पूछेगा, वो पूछेगा यूएमपी, टीएमपी, सीएमपी, जीएमपी, एएमपी। एएमपी का मतलब है, ठीक है, जैसे इसका मतलब है यूरेडिन, यूरेडिन का मतलब है न्यूक्लियोसाइड, मोनोफॉस्फेट, ठीक है। ये पूछेगा थाइमिडिन मोनोफॉस्फेट, साइटिडिन मोनोफॉस्फेट, साइटिडिन मोनोफॉस्फेट, ठीक है, ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। समझ में आ गया होगा? बस यही क्वेश्चन आएगा, अगर दिमाग में सेट हो गया तो एक बार में सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। एडेनिन दे रखा है, एडिनोसिन दे रखा है, और ये बना दिया इन्होंने एडेनाइलिक एसिड, ठीक है। यूरेसिल दे रखा है, यूरेडिन दे रखा है, यूरिडाइलिक एसिड दे रखा है। चलो 2 एग्जांपल दे दिए इन्होंने। अब आ जाओ फैट। फैट कुछ भी नहीं होते, ये लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड और लिपिड का, सॉरी, लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड और अल्कोहल का एस्टरिफिकेशन होता है। जैसे ग्लिसरॉल है, इसमें 3 फैटी एसिड जोड़ दो, ट्राइग्लिसराइड बन जाएगा। और कौन सा बॉन्ड होगा फैट के अंदर? हमेशा एस्टर बॉन्ड होता है फैट के अंदर, ठीक है। बॉन्ड सारे याद रखने हैं प्रोटीन के अंदर, ठीक है, कोवलेंट बॉन्ड होता है, ठीक है, पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। इसके अलावा कई टाइप के बॉन्ड हो सकते हैं अलग अलग स्ट्रक्चर के अंदर, ठीक है, ध्यान रखना है आपको। कार्बोहाइड्रेट के अंदर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड के अंदर बताया मैंने ग्लाइकोसिडिक भी होता है और फॉस्फोएस्टर बॉन्ड भी होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड भी होता है, और यहां पर सिर्फ एस्टर बॉन्ड होता है, ठीक है भाई। इसमें अंतर क्या होगा? लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड का अंतर होगा। लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड की बात करता हूं, ठीक है, ये अलग अलग टाइप की होती है, जैसे पामेटिक एसिड और अरेडोन, इन्हीं भी क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन बनता ही इन्हीं 2 पर है। पामेटिक एसिड में 16 कार्बन होते हैं इंक्लूडिंग COOH, जबकि अरेटोनिक एसिड के अंदर भाई कार्बन हाइड्रोजन की चेन है ना, 20 कार्बन होंगे इंक्लूडिंग COOH, यानी 15 प्लस COOH 19 प्लस COOH। ऐसे याद रखो, कैसे भी याद रख लो, इन 2 का याद रखना है। 2 आपको फैटी एसिड याद रखने हैं, लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड, हाइड्रोकार्बन की चेन होती है, इसमें 16 कार्बन, इसमें 20 कार्बन, ठीक है। चाहो तो थोड़ा सा और मैं याद करा देता हूं। सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड वो होते हैं बेटा जो सॉलिड फॉर्म में होते हैं रूम टेम्परेचर पर, अनसैचुरेटेड लिक्विड फॉर्म में होते हैं रूम टेम्परेचर पर। समझ गए होगे, ठीक है। डबल बॉन्ड इसमें नहीं होता, सॉलिड होते हैं, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, मोस्टली एनिमल फैट होते हैं। हाँ, इनमें डबल बॉन्ड होता है, बहुत ज्यादा भी होते हैं, लिक्विड फॉर्म में रहते हैं, लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, प्लांट सारे प्लांट के होते हैं। पामेटिक एसिड, स्टेरिक एसिड, ठीक है, इसमें आएगा ओलिक एसिड, इसमें एक डबल बॉन्ड होता है। लाइनोलिक एसिड, लाइनोलैनिक एसिड और एराकिडोनिक एसिड, इसमें एक से ज्यादा डबल बॉन्ड होते हैं, ठीक है। तभी तो इसको प्यूफा बोलते हैं, पॉली अनसैचुरेटेड, इसको मोनो अनसैचुरेटेड बोलते हैं। इसमें 1 2 3 नॉन असेंशियल हैं, ये 3 असेंशियल हैं। नॉन असेंशियल हमारी बॉडी में बनते हैं, असेंशियल हमारी बॉडी में नहीं बनते, हमारी डाइट में होने चाहिए, होते नहीं है। लास्ट ये 4 क्लासिफिकेशन है, बस याद रखना। सबसे इंपॉर्टेंट एक है फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड लिसिथिन बहुत प्यारा एग्जांपल है, हमारी लंग्स की मेम्ब्रेन में मिलता है, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर मिलता है। इसमें ध्यान रखना है वही ट्राइग्लिसराइड है, इसमें एक फॉस्फेट हमने एक्स्ट्रा जोड़ दिया, ठीक है, फैटी एसिड की जगह, और एक कंपोनेंट जोड़ दिया अल्काइल ग्रुप की जगह, तो बन गया
क्या बन गया आपका यहाँ पर, लेसिथिन बन गया। ग्लाइकोलिपिड कार्बोहाइड्रेट और लिपिड का कॉम्बिनेशन, ग्लाइकोलिपिड होते हैं, ठीक है, सिंपल है, ठीक है। तो ग्लाइको स्फिंगोलिपिड आपके न्यूरॉन्स की मेम्ब्रेन में होता है, ठीक है। फैट अल्कोहल स्फिंगोसिन होता है, शुगर गैलेक्टोज होगा। लाइपोलिपिड जो लिपिड और प्रोटीन के कॉम्बिनेशन से बनता है। काइलोमैक्रोन आपकी गट में, आप लिपिड खाते हो, काइलोमैक्रोन में आपकी एपिथेलियम के अंदर कन्वर्ट होते हैं, तब जाकर के एब्जॉर्ब होते हैं। और क्रोमोलिपिड यानी पिगमेंट और लिपिड का कॉम्बिनेशन, कैरोटीन, विटामिन ए, ठीक है। बस 4 एग्जांपल ये हैं, इसके अलावा कोई एग्जांपल नहीं है। ये डायग्राम दे रखे हैं उन्होंने, पाल्मिटिक एसिड का दे रखा है, ग्लिसरॉल का दे रखा है, ठीक है, और ट्राइग्लिसराइड का दे रखा है, इसका लिसिथिन का दे रखा है, सॉरी ट्राइग्लिसराइड का दे रखा है, 3 एल्कोहल हो गया और 3 फैटी एसिड हो गए, लिसिथिन का दे रखा है। और लास्ट बचा हुआ है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल एक्चुअल में लिपिड जैसा होता है पर स्ट्रक्चर लिपिड वाला नहीं है, यानी ये भी फैट सोल्यूबल होता है, वो भी फैट सोल्यूबल है। ये पेंटा और हेक्सा रिंग के फ्यूजन से बनते हैं कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। हमारे लिवर के अंदर बनते हैं जितनी हमें जरूरत है, मेम्ब्रेन की स्टेबिलिटी की जरूरत होती है, पर हम फिर भी बाहर से खा जाते हैं और ये हार्ट डिसऑर्डर क्रिएट करते हैं, ज्यादा हो जाए तो, ठीक है। प्रोड्यूस इन लिवर बनते हैं मोस्ट अबेंडेंट स्टेरॉइड्स इन एनिमल, वो भाई कौन से होते हैं, कोलेस्ट्रॉल। भाई जितने भी स्टेरॉइड्स होते हैं वो कोलेस्ट्रॉल ही तो होते हैं, ठीक है, इसलिए हमारे लिवर में बनते हैं, ठीक है। सेक्स हार्मोन स्टेरॉइड नेचर के होते हैं, ठीक है। प्रिकर्सर ऑफ हार्मोन यानी हार्मोन इसी से बनते हैं। फैट लाइक प्रॉपर्टी यानी फैट लाइक प्रॉपर्टी होगी पर स्ट्रक्चर अलग होगा, पेंटा हेक्सा रिंग के फ्यूजन से बन रहा है, वो अल्कोहल और एस्टर के एस्टरिफिकेशन से बन रहा है। क्लियर है बिल्कुल, फिनिश, ठीक है। तो चैप्टर समझ में आया नहीं आया, मैंने पूरा चैप्टर पूरी एनसीईआरटी इससे बाहर नहीं जाएगा, बहुत कंसाइज फॉर्म में करा दिया है, ठीक है। थोड़ा टाइम ज्यादा लगा होगा बट हाँ कंसाइज फॉर्म में है, ठीक है। बस आपको ध्यान रखना है, इसी तरीके से सेम इसी तरीके से पूरी जूलॉजी कराने वाला हूं, जितना हो सकता है मैं अभी आपको दे दूंगा, बाद बाकी के मतलब बेहतरीन फॉर्म में पूरी जूलॉजी के सारे, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में आपको सारे चैप्टर सेम इसी तरीके से सारे चैप्टर कराने वाला हूं इस द लास्ट मैराथन के अंदर, ठीक है। लगभग 6 से 7 घंटे का मैक्स टू मैक्स सेशन रहेगा, ठीक है। कल यानी 28 तारीख, कल 4 बजे शाम को, 4 बजे मैंने इसलिए रखा है क्योंकि बच्चे मैक्सिमम टेस्ट दे रहे हैं, इस समय टेस्ट पर फोकस कर रहे हैं, मैं चाहता भी हूं टेस्ट दें ज्यादा से ज्यादा दोपहर वाले टाइम पर, तो दोपहर वाले टाइम पर वो टेस्ट दे रहे हैं, तो मैंने 3 की जगह 4 बजे शिफ्ट किया है, से वो टेस्ट दे पाए कंफर्टली, ठीक है। तो क्योंकि शाम वाला टाइम वो बच्चा वैसे ही बर्बाद करता है, तो 4 से लेकर के 10 बजे तक डेडिकेट होकर के मैं पूरी जूलॉजी मतलब वो पॉइंट्स रिवाइज करा दूंगा जो एग्जैक्ट नीट में आने हैं, ठीक है। कंप्लीट जूलॉजी होगी, एनसीईआरटी पूरी कवर होगी, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस होंगे, डन। मिलते हैं बेटा कल यानी 28 तारीख को 4 बजे। एक बार मुझे कमेंट में बता देना आपको और कौन से चैप्टर चाहिए जो आज रात तक मैं डाल दूं सारे के सारे, ठीक है। और बाद बाकी के तो मैं यहाँ सारा कराऊंगा ही बहुत जबरदस्त तरीके से, ठीक है। और सब कुछ इस टेलीग्राम ग्रुप पर मिलने वाला है, तो बिना टाइम बर्बाद किए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, ठीक है। मैं जितने भी इस तरीके के वन शॉट है इसके भी पीडीएफ इसी पे डाल रहा हूं, आप ले लेना इससे, और जितनी भी अब तक मैंने करा के सबकी पीडीएफ सारा कंटेंट आपको यहां मिलेगा, ठीक है। ये मेरा पर्सनल टेलीग्राम है इसलिए मैं आपको दे रहा हूं, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बाय। मिलते हैं बेटा 28 तारीख को 4 बजे, ठीक है।